Hello students, this is Bhushan going to take first lecture of 10th standard polity. Today we will discuss about first chapter power sharing. तो पावर शेयरिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी की, और इन दो स्टोरी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम क्या है? एक छोटा कंट्री है, स्मॉल कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन नियरली 1 करोड़ है, और ये इसका क्षेत्रफल जो है वो हरियाणा से भी लेसर है। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ लैंड से घिरी हो, जिसकी बॉर्डर क्या हो? चारों तरफ लैंड से घिरी हो। इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री बिकॉज वेस्टर्न साइड जो है इंडिया का वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, और द ईस्टर्न साइड इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल। तो बेल्जियम इज अ लैंडलॉक कंट्री which is surrounded by France, Netherlands, Germany and Luxembourg. अब हम बात करते हैं ethnic composition of Belgium. Belgium is majorly divided into two regions. One is Flemish region and other is Wallonia region. जो Flemish region है उसमें 59% people रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो Wallonia region है वहाँ 40% people रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की वो जर्मन बोलती है। ये जो कंडीशन है ये रिवर्स है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स में क्या है? 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% पीपल जो है वो डच स्पीकिंग पीपल हैं। ये बेल्जियम का मैप है जो इन रीजन्स को शो कर रही है, और जो ये रेड पोर्शन रीजन है वो आपके बेलोनिया रीजन को शो कर रही है, और आपका येलो पोर्शन शो कर रहा है फ्लेमिश रीजन को। रेड विद लाइन वो आपका शो कर रहा है जर्मन स्पीकिंग पीपल्स को, और जो ऑरेंज कलर है वो आपका ब्रुसेल्स को शो कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की प्रॉब्लम्स क्या थी? तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में है, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है। बट सेम टाइम पे सिचुएशन क्या है? अपोजिट है इन द ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, और द डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी में है। जैसा कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है एंटायर बेल्जियम के अंदर एक्सेप्ट ब्रुसेल्स माइनॉरिटी में है, तो वो उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिल रहा है। लेकिन जो फ्रेंच की कंडीशन है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है देन द मेजोरिटी कम्युनिटी पीपल, दैट इज डच स्पीकिंग पीपल। इसके कारण क्या है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है उन्हें मेजोरिटी में होने के कारण पुअर होते हुए भी जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स है उनका फायदा नहीं मिल रहा है। तो दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज इन 1950s एंड 60s. Which was so worse in capital region, that is Brussels. अभी हमने बेल्जियम और बेल्जियम के सोशल कंडीशन के बारे में जाना। अब हम श्रीलंका के सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में जानेंगे। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग हरियाणा के बराबर है, और ये दूसरे एशिया देशों की तरह डाइवर्स पॉपुलेशन वाला नेशन है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की सोशल कंडीशन की, यानी यहाँ के सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं। श्रीलंका में मेनली 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक सिहला स्पीकिंग जिनकी पॉपुलेशन 74% है, और दूसरा तमिल स्पीकिंग जिनकी पॉपुलेशन 18% है। जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं। एक नेटिव तमिल ऑफ कंट्री जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 30% है, जबकि दूसरा जो है वो इंडियन तमिल है जिनके फोर फादर इंडिया से कॉलोनियल रूलर द्वारा श्रीलंका लाए गए थे टी प्लांटेशंस के अंदर काम के लिए। तो इनकी पॉपुलेशन 5% है। अब हम रिलीजन्स की बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में जो मोस्टली सीला स्पीकिंग पीपल है वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि
मोस्टली तमिल स्पीकिंग पीपल जो है वो हिंदू या मुसलमान है, और यहाँ 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। ये दोनों ही लैंग्वेज यूज करते हैं, सिहला और तमिल दोनों की दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं। ये आपका श्रीलंका का मैप है जो शो कर रहा है आपके एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका को, जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न यानी नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरल रीजन है, और वो आपका ऑरेंज कलर में है, और ये आपको शो कर रहा है तमिल पॉपुलेशन को, वाइल मेजर येलो कलर रीजन जो है वो आपका सिहला स्पीकिंग कम्युनिटी को शो कर रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद यहाँ के जो सिहला लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो सिहला कम्युनिटी है उन्हें देश में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। तो इसके लिए जो सिहला गवर्नमेंट थी और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उन्होंने निम्नलिखित फॉलोइंग स्टेप्स उठाए। पहला, 1956 में एक एक्ट अध्यादेश पास किया गया जिसके द्वारा जो सिहला भाषा थी उसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद जो था इसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और ऐसी कानून पास किया गया जिसके द्वारा नौकरी और विद्यालयों में जो सिहला स्टूडेंट्स थे उन्हें मेजॉरिटी दी गई। उसके बाद क्या, एक नया संविधान बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जो राज्य है वो संरक्षण प्रदान करेगी और बढ़ावा देगी बुद्धिज्म को। इन सब का क्या परिणाम निकला, तो अब हम बात करेंगे आउटकम ऑफ दिस स्टेप्स। जो ये उपरोक्त कदम उठाए गए थे श्रीलंका की सरकार द्वारा, उनके क्या परिणाम निकले। तो द अबव स्टेप ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। इनके कारण क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल थे उनके अंदर प्रताड़ना की भावना उत्पन्न हुई। वे मानने लगी कि संविधान और सरकार जो है वो उनके सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकार, नौकरी में समानता व अवसर की समानता के अधिकार की अवहेलना कर रही है। वे मानने लगे कि सरकार उनके हितों का नकार रही है। इसके परिणाम स्वरूप सिहला और तमिल समुदायों के बीच आपसी विवाद बढ़ता गया। इन बहुसंख्यकवादिता के खिलाफ तमिल लोगों द्वारा कौन से कदम उठाए गए, हम उनकी बात करते हैं। श्रीलंकन तमिल्स ने आपस में मिलकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया और उन्होंने संघर्ष की घोषणा की। उन्होंने अपनी मांगे रखी सरकार के सामने। उनकी पहली मांग तमिल को राजकीय भाषा बनाने की थी, और उसके बाद वे अवसरों की समानता और शिक्षा व नौकरी की मांग कर रहे थे। तमिलों की मांग को बार बार ठुकराए जाने के कारण अब तमिलों ने अपने लिए स्वतंत्र तमिल राज्य है अर्थात तमिल एलम, जिसमें उत्तर पूर्वी श्रीलंका का हिस्सा शामिल था, की मांग की। आपसी दोनों समुदायों के बीच आपसी अविश्वास अब कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद में बदल चुका था, और जल्द ही इसने गृह युद्ध सिविल वॉर का रूप ले लिया। और यह सिविल वॉर श्रीलंका के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही खतरनाक हजारस साबित हुआ, और इस गृह युद्ध का अंत 2007 में हुआ। इसी गृह युद्ध के कारण भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी श्री पेरम्बदूर, चेन्नई में हुई। अभी हमने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए कदमों की बात की। अब हम बेल्जियन लीडर्स द्वारा उठाए गए कदमों की बात करेंगे। बेल्जियन लीडर्स ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटीज के को एग्जिस्टेंस पे जोर दिया, और उन्होंने इनके को पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिनमें से महत्वपूर्ण
कदम 1970 से 1993 के बीच किए गए 4 संवैधानिक संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के परिणाम स्वरूप बेल्जियम का एक अलग से स्पेसिफिक मॉडल, यूनिक मॉडल निखर कर दुनिया के सामने आया। अब हम बेल्जियन मॉडल की स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं। जो बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिस्क्राइब करता है कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो क्या हो, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के इक्वल हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बजाय मेजोरिटी और माइनॉरिटी के। जैसा कि हमने देखा था कि डच जो है वो बेल्जियम में मेजोरिटी कम्युनिटी है जबकि फ्रेंच माइनॉरिटी है। फिर भी उन्होंने क्या किया, इनके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डच को इक्वल कर दिया नंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच की। इसके बाद किसी भी स्पेशल लॉ को बनाए जाने के लिए प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मिनिस्टर की मेजोरिटी की जरूरत की बात कही गई। यानी कोई भी स्पेशल लॉ तब बन पाएगा जब क्या होगा कि प्रत्येक कम्युनिटी के मिनिस्टर्स के हाफ से ज्यादा मिनिस्टर उसके पक्ष में होंगे। अगर किसी भी कम्युनिटी से हाफ से ज्यादा मिनिस्टर उस लॉ के पक्ष में नहीं होते हैं तो वो लॉ नहीं बन सकता। इसके बाद यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, मीन्स वो उनके द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं है, उनके पास अपना अलग पावर है। और इन सबसे बड़ी और इसकी सबसे यूनिक फीचर्स जो है वो है थर्ड गवर्नमेंट। हाँ, जो बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट की बात की है जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक भाषीय मीन्स वन लैंग्वेज पीपल, दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल्स, उनके द्वारा चुना जाता है। और दे वर्क फॉर, दे हैव पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो उनके पास क्या है, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर कानून बनाना या उनके लिए स्टेप्स उठाने के लिए उनके पास पावर है। तो ये था हमारा बेल्जियम और श्रीलंकन मॉडल, और जिसमें हमने पावर शेयरिंग की बात की, जहां श्रीलंकन में पावर शेयरिंग का जो पैटर्न था वो टुवर्ड्स मेजॉरिटी कम्युनिटी था, जबकि जो हमारा बेल्जियम था उसमें पावर शेयरिंग जो थी वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कम्युनिटी, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो उनकी पावर शेयरिंग कि इस तरीके से किया गया ताकि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पीसफुली एक साथ मिलकर रह सके। तो ये दो मॉडल हमें ये दिखाता है कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए या स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा कि उनके द्वारा पावर शेयरिंग ना होने के कारण, मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर का इक्वल शेयर ना होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा। जबकि उसके विपरीत हमने बेल्जियम में प्रॉपर पावर शेयरिंग बिटवीन टू कम्युनिटीज का एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देखा, जिसके कारण बेल्जियम एक यूनिक एग्जाम्पल बनकर उभरा और जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी उसे यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस बनाया गया। नाउ वी आर कैपेबल टू टॉक why power sharing is desirable. So from last previous discussion and we come to this conclusions that power sharing is desirable because of mainly two reasons. One is in order to reduce the conflict between the two social groups, which eventually leads to the violence and political instability. So in order to ensure political stability, the power sharing is must. Second one is the power sharing is good for democracies. It is very separate of democracy, and a legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. Now we will talk on the final topic, that is फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, उनकी बात करें। द फर्स्ट फॉर्म इज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ
गवर्नमेंट। इस पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में पावर की शेयरिंग होती है। गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है। एग्जीक्यूटिव का काम जो लेजिस्लेचर ने लॉ, रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसे एग्जीक्यूट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना है। जबकि जुडिशरी का काम इंटरप्रिटेशंस का है कि जो रूल, लॉ और रेगुलेशन लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं या एग्जीक्यूटिव द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड है या नहीं, इसकी जांच करना है। तो जो एक्सटेंट ऑफ पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का जो एक्सटेंट है इन तीनों के बीच जो एक्सटेंट है वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। जैसे कि ब्रिटेन की केस में क्या है, ये फुली एक दूसरे से सेपरेट है। मीन्स एग्जीक्यूटिव के पास उसका अपना पावर है, अपना फील्ड है, लेजिस्लेचर का अपना जुरिस्डिक्शन है और पावर है, और जुडिशरी की अपनी जुरिस्डिक्शन और पावर है। वो एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। मीन्स पावर की सेपरेशन है, वन इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर, वन हैज डिफर पावर देन द अदर्स एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क। ये बट इन इंडिया के केस में क्या है, यहाँ चेक और बैलेंसेज है। मीन्स separation of power है, there is a separation of power between these 3 organs, but also they have authority to keep eye on other works, like as the executive is responsible to the legislature, and similarly judiciary can keep eye on executive and legislature. Okay, so this is called as checks and balances, or also called as balance of power. Means the power is balanced by each other. Like sometimes legislature don't make a law. In that case the certain law is made by the Supreme Court itself, like NGT is an example, National Green Tribunal, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई। और समटाइम्स legislation do not make law because of dissolution or not in session। जब हमारी संसद का कोई लोकसभा सेशन में नहीं होता है तो उस समय क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, रेजिडेंट, वो लॉ बनाता है, यानी ऑर्डिनेंस पास करता है, अध्यादेश पास करता है। तो वो क्या है कि एग्जीक्यूटिव का काम कौन, लेजिस्लेचर का काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। देन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल। द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड एज फेडरल पावर। मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का बंटवारा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स की डिवीजन जो है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसे फेडरल पावर भी कहा जाता है। यानी अबाउट फेडरलिज्म वी विल टॉक इन द नेक्स्ट चैप्टर। अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक POSCO, women commissions, etc. And the last one, the power sharing can also be seen in the way of political parties, like one political parties and other political parties, and further pressure groups and movement control or influence those in power. Okay, thanks, we'll meet soon.